Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss about sample paper class 2 physics theory term second session 2021-22. Maximum marks 35 times 2 hours. General instructions. First one, there are 12 questions in all. All questions are compulsory. क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन होंगे और ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी. सेकंड, दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शन. सेक्शन ए, बी एंड सी. मतलब इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे. सेक्शन ए, बी एंड सी. थर्ड वन, सेक्शन ए कंटेन 3 क्वेश्चंस of 2 marks each. Section B contains 8 questions of 3 marks each. Section C contains 1 case study based question of 5 marks. Section A में 3 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के, और सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. और सेक्शन सी में केस स्टडी होगी जिसके बेस्ड आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे. फोर्थ वन, देर इज नो ओवरऑल चॉइस. हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस. ओवरऑल आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, बट इंटरनल चॉइसेस होंगी. जैसे 1 क्वेश्चन की चॉइस होगी 2 मार्क्स में और 2 क्वेश्चन की चॉइस होगी इन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और आपको अटेम्प्ट करना होगा ओनली 1 ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चन. फिफ्थ वन, you may use log table if necessary, but use of calculator is not allowed. Section A, question number 1, in a pure semiconductor crystal of silicon, if antimony is added, then what types of extrinsic semiconductor is obtained? Draw the energy level diagram of this extrinsic semiconductor so formed. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का, अगर हम उसमें एंटीमनी जो है वो ऐड कर देते हैं, मतलब उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं एंटीमनी की, तो किस तरह का हमारे पास एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा. और उसके लिए आप ने एनर्जी रे डायग्राम भी बनानी है फॉर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एन टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स इज फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड antimony in a pure semiconductor crystal of silicon. So here डायग्राम में आप देख सकते हो सिलिकॉन, उसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब हम उसमें एंटीमनी जो है इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे वो किस तरह की हो जाएगी. उसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब किस तरह की हम ऐड कर रहे हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. तो यहाँ पे सिलिकॉन का और एंटीमनी का एक ही कंबाइन हो गया. इस तरह से ये दूसरा सिलिकॉन और एंटीमनी, इस तरह से ये तीसरा और ये चौथा, और ये 5वां जो एंटीमनी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री बच जाएगा. सो इस तरह से जो हमारे पास एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा एन टाइप का होगा. एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगी, ये हमारे पास बैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड, और जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वो ऑक्यूपाई कर लेगा एक लेवल, डिस्क्रीट लेवल, उसको हम डोनर एनर्जी लेवल बोलेंगे, और ये कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करेगा. और इन दिस केस यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड और जो ये डोनर एनर्जी लेवल है, इसके बीच जो गैप होगा, एनर्जी गैप ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा. और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस लेवल के ऊपर, डोनर एनर्जी लेवल के ऊपर, अगर उनको थोड़ी जैसी भी एनर्जी मिलेगी इवन एट रूम टेम्परेचर, वो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण क्या है, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. और टेम्परेचर जो होगा ग्रेटर देन 0 केल्विन. क्वेश्चन नंबर 2,
Consider two different hydrogen atoms. The electron in each atom is in an excited state. It is possible for the electrons to have different energy but same orbital angular momentum according to the Bohr model. Justify your answer. क्वेश्चन में गिवन है टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम है और जो इलेक्ट्रॉन होगा इन ईच एटम इन द एक्साइटेड स्टेट में है. इट इज़ पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू हैव डिफरेंट एनर्जी. मतलब यह पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डिफरेंट एनर्जी हो बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो अकॉर्डिंग टू बोहर. सो आपने जस्टिफाई करना है कि वो इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो एनर्जी होगी इन द nth स्टेट En is equal to minus 13.6 over n square, and electron having different energies belong to different level having different value of n. जो डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे इन दैट केस एनर्जी डिफरेंट कब होगी जब आपके पास n की वैल्यू डिफरेंट होगी. मतलब फर्स्ट जो मान लिया उसके लिए एनर्जी n1 होगी, दूसरे की n2. सो ये दोनों इक्वल नहीं हो. ठीक है, अगर ये दोनों n1 और n2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फर्स्ट के लिए जाएगा n1 h ओवर 2 पाई, सेकेंड के लिए n2 h ओवर 2 पाई. सो मतलब हमारे पास अगर एनर्जी डिफरेंट है मीन्स n की वैल्यू डिफरेंट होगी तो एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा. बट क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डिफरेंट एनर्जी आ रही है बट एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट. एक्सप्लेन हाउ डज फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन अ फोटो सेल वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल what keeping the intensity same. Show the graphical variation in the above two cases. क्वेश्चन में गिवन है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं इन अ फोटो सेल वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल. अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की जो है उसको डबल कर दें बट इंटेंसिटी को सेम रखें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी क्या फर्क रहेगा जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं इन अ फोटो सेल. सो इनके लिए हमने ग्राफ भी बनाना है कि कैसे वो वेरी करेगा. सो लेट अस सी फर्स्ट पार्ट का आंसर. द इंक्रीज in the frequency of incident radiation has no effect on the photoelectric current. This is because of incident photon of increased energy cannot inject more than one electron from the metal surface. Means अगर हम मान लो हमारे पास मैंने ये एक ले लिया, दिस इज फोटोन और ये मेटल सरफेस है. जब हम इस फोटोन का अटैक करेंगे मतलब इंसिडेंट करवाएंगे किसके ऊपर, दिस इज मान लो मेटल है, ये मेटल के ऊपर, तो जो ये एक फोटोन है ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा. अगर इसकी हम एनर्जी को बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि ये फिर भी एक ही इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर पाएगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएगा. सो फोटो करंट के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं. और ग्राफ आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर देन द डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज फिक्स्ड. So incident photon of higher frequency and hence higher energy will impart more energy to the photoelectrons. And the graph would be kinetic energy and
frequency is this. This is W naught and this is F naught. Question number 3. Name the device which convert the change in intensity of illuminations to change in electric current flowing through it. Plot IV characteristics of this device for different intensities. State any two application of this device. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फोटोडायोड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी व्हाइल चेंजिंग करंट फ्लोइंग थ्रू देम। और जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स होगी फोटोडायोड की, इस तरह से रिवर्स बाइसिंग होगी उसमें। ये हमारे पास I1 आ जाएगा, I2, I3, I4 और I4 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड्स, फर्स्ट वन in detection of optical signals, second one in demodulation of optical signals, third one in light operated switches, fourth one in speed reading of computer punched card, fifth one in electronic counters। सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when a hydrogen atom d excites from level n to level n-1. Also show that for large value of n, this frequency equal to classical frequency of revolutions of an electron। इस क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन, जब आपके पास हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट करेगा फ्रॉम लेवल n टू लेवल n-1, और शो करना है कि जो जब हमारे पास लार्ज वैल्यू n की होगी तो जो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी किसके, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फ्रॉम बोहर थ्योरी द फ्रीक्वेंसी f ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम लेवल n टू level n1 is given by f is equal to 2 pi square m k square z square e की 4 over h cube 1 over n1 का स्क्वायर माइनस 1 over n2 का स्क्वायर। गिवन है हमारे पास n1 इज इक्वल टू n-1 और n2 किसके बराबर है, n के बराबर। सो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये f इज इक्वल टू 2 pi square m k square z square e 4 over h क्यूब, यहाँ पे रहेगा 2n-1 over n-1 का स्क्वायर n स्क्वायर। फॉर लार्ज n 2n-1 इज इक्वल टू 2n एंड n-1 इज इक्वल टू n एंड z इज इक्वल टू 1। दस f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की 4 ओवर n क्यूब h क्यूब हो जाएगा, विच इज सेम एज ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एंड दैट इज f इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m k square e की 4 over n cube h cube। Next question number 5, explain with the proper diagram how an AC signal can be converted into DC signal with output frequency as a double than the input frequency using PN junction diode. Give its input and output waveform। क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनानी है जिसमें हमने शो करना है कि जो AC सिग्नल जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं DC में, किसकी सहायता से कर सकते हैं, और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी एज डबल देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी यूजिंग द PN जंक्शन डायोड, और उसकी जो इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म भी हमने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर। सो हियर इट इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होगी, सेकेंडरी होगी, ये AC हमारे पास सोर्स जो है मेन सप्लाई, और यहाँ पे 2 डायोड लगाया हुआ है D1 और D2। और जब हमारे पास डायोड कब कंडक्ट करता है, जब ओनली फॉरवर्ड वाइसिंग होती है, रिवर्स वाइसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। जब हमारे पास यहाँ से AC का फर्स्ट हाफ आएगा तो हमारे पास क्या है,
ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इस सेकेंडरी कॉइल में, इसका अपर फेस जो होगा पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव, तो ये डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज स्विंग हो जाएगी, इसमें से करंट फ्लो करेगा और आउटपुट हमें मिल जाएगी। बट जो D2 जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। जब AC का नेगेटिव हाफ आएगा तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इन दैट केस ये नेगेटिव और ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डायोड D2 कंडक्ट में आ जाएगा और हमारे पास आउटपुट मिल जाएगी। इनपुट और आउटपुट वेव फ्रंट के लिए हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगी। जब AC का पॉजिटिव हाफ आएगा तो डायोड D1 कंडक्ट में आ जाएगा तो आउटपुट मिल जाएगी। जब नेगेटिव आएगा तो डायोड D2 कंडक्ट में आ जाएगा तो फिर हमें आउटपुट मिल जाएगी। इस तरह से हमारे पास आउटपुट जो कंटिन्यूस मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt बी केप्ट glowing by fusion of 2 kilogram of deuterium? Take the fusion reaction as 2H1 plus 2H1, that is 3/2 helium plus N plus 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, जो नंबर ऑफ एटम होंगे प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम, दिस इज इक्वल टू 6 × 10⁻23, एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2.0 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻26। एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूटेरियम एटम, दिस इज इक्वल टू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 2.0 kilogram of deuterium atom, this is equal to 3.27/2 multiply 6 multiply 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.81 × 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15.696 × 10⁻13 जूल के बराबर। सो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वॉल्व पर सेकंड इज इक्वल टू 100 जूल। टाइम फॉर विच वॉल्व विल ग्लो इज इक्वल टू 15.696 × 10⁻13 over 100, this is equal to 4.97 × 10⁻4 year. Question number 7, define wavefront. Draw the shape of a refracted wavefront when the plane incident wave undergoes refraction from optically denser medium to rare medium. Hence prove Snell's law of refraction. Question number 7 का आंसर हो जाएगा, first of all, what is wavefront? A locus of point which oscillate in phase is called a wavefront. Wavefront क्या होता है? Locus of all the points which oscillate in a same phase, that is known as the wavefront. Or a wavefront is defined as the surface of a constant phase. वो surface जिसका constant phase होगा। अभी यहाँ पे ये मीडियम 1 और ये दिस इज मीडियम 2। अभी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है ए बी, आफ्टर रिफ्रैक्शंस जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी ई, इस ए बी का आ जाएगा। जब हम यहाँ पे स्नेल लॉ लगाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, एंड this is law of refraction. Number 8, first part, draw a ray diagram of compound microscope for the final image formed at least distance of distinct vision. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 कन्वेक्स लेंसेज होंगे, ये ऑब्जेक्ट पीस होगा और दिस इज आई पीस। ऑब्जेक्ट पीस का जो है स्मॉल पर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ होगी इन कंपैरिजन ऑफ आई पीस के, और जो ऑब्जेक्ट है ए बी उसको हमने इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखा। एक रे ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट होकर चली गई, ठीक है। एक अनदर रे ऑफ लाइट जो है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे, जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट मिलेगी वहाँ पे ये इमेज बन जाएगी, किस तरह की रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट ए बी की।
ठीक है। अभी जो ये इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस आई पीस। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरफ चली जाएगी। दूसरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होकर जाएगी, यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगी। जब हम इन दोनों के पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट दैट इज बी डैश। सो हियर ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज। सो हमारे पास ये रे डायग्राम होगी फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव of focal length 1.25 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope for the final image form at least distance of distinct vision? बी पार्ट का आंसर हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज 30, focal length of object lens is 1.25 centimeter and focal length of eyepiece is 5 centimeter when the image is formed at least distance of distinct vision। तो मतलब डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है 25 सेंटीमीटर। एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगी आई पीस की एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ ई होती है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 25 ओवर 5, दिस इज इक्वल टू 6। टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मतलब आई लेंस। दिस इंप्लाइज एम ओ इज इक्वल टू एम ओवर एम ई, दिस इज इक्वल टू 30 ओवर 6, दिस इज इक्वल टू 5। एज द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म द रियल इमेज, सो एम ओ इज इक्वल टू वी ओ ओवर यू ओ, दिस इज इक्वल टू -5 और वी ओ इज इक्वल टू -5 यू ओ। Using lens occasion, UO is equal to -1.5 centimeter, VO is equal to -5 multiply -1.5 centimeter, this is equal to plus 7.5 centimeter. Given V is equal to -D, this is equal to -25 centimeter, so FE is equal to plus 5 centimeter. तो UE हमने फाइंड आउट करना है using again lens occasion, UE is equal to 25 over 6, thus object is to be placed at 1.5 centimeter from the objective and separation between the two lenses should be L is equal to BO plus UE, this is equal to 11.67 centimeter। क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रे डायग्राम ड्रॉ करनी है जब आपके पास इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। सो लेट अस सी, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इन दिस केस जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें 2 कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है और उन लेंसेज को हम रैक एंड पाइनल अरेंजमेंट के द्वारा एडजस्ट करते हैं टू गेट द इमेज। इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका अपर्चर्स लार्ज होगा और लार्ज फोकल लेंथ होगी इन कंपैरिजन ऑफ आई पीस के। ये सेकंड वन होगा आई पीस, इसका स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ होगी। अभी रे ऑफ लाइट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट से आ रही है और कहाँ पे मिल रही है, हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी ए डैश बी डैश के ऊपर हमारे पास ये इमेज बन जाएगी। फिर उसके बाद जो ये इमेज जो है इस सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट जाएंगी इस तरह से और इस साइड कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बट जब हम इनको इसके पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, दे अपेयर टू मीट एट इन्फिनिटी। तो इमेज फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। और जो फाइनल इमेज होगी वो किस तरह की होगी, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। 1 बी पार्ट, a small telescope has a objective lens of focal length 140 centimeter and a eyepiece of focal length of 5.0 centimeter. Find the magnifying power of the telescope for viewing distance object when first case the telescope is in normal adjustment, second one
द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्वेश्चन में गिवन है एक स्मॉल टेलीस्कोप है और जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर है, आई पीस की फोकल लेंथ 5.0 सेंटीमीटर है और जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमने फर्स्ट केस में निकालना है जब आपके पास टेलीस्कोप जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट के ऊपर होगा तो हमने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, और जब हमारे पास फाइनल इमेज फॉर्म होगी कहाँ पे, एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन के ऊपर, तब भी हमने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी टेलीस्कोप की। जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू FO/FE, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी रेशो किसके साथ, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, दिस इज इक्वल टू 140/5, दिस इज इक्वल टू 28। सेकंड का आंसर हो जाएगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर, m इज इक्वल टू FO/FE 1 प्लस FE/D, दिस इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 1.2, दिस इज इक्वल टू 33.6। क्वेश्चन नंबर 9, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 ऑंगस्ट्रॉन्ग फॉल ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट पार्ट जो है हमने फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स emitted फ्रॉम द सरफेस। सेकंड हमने निकालना है व्हाट विल बी द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द emitted इलेक्ट्रॉन्स इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद सेम वेवलेंथ इज डबल। थर्ड वन निकालना है इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन द अनदर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द emitted इलेक्ट्रॉन्स। आंसर हो जाएगा वेवलेंथ गिवन है 2000 ऑंगस्ट्रॉन्ग और दिस इज इक्वल टू ऑंगस्ट्रॉन्ग को हम चेंज कर देंगे तो बन जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 ऑंगस्ट्रॉन्ग होता है, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। और जो वर्क फंक्शन W0 इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमने निकालना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन emitted फ्रॉम द सरफेस। सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 6.2 माइनस 4.2, दिस इज इक्वल टू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी पार्ट, what will be the change in the energy of emitted electrons if the intensity of light with same wavelength is double। मतलब जो हमारे पास चेंज आएगा एनर्जी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं सेम वेवलेंथ इज डबल, अगर वेवलेंथ को हम डबल कर दें तो द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हैंस द एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो एनर्जी होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के, हैंस द एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी। सी, इफ द सेम लाइट फॉल ऑन द अनदर surface of work function 6.5 electron volt, what will be the energy of emitted electrons। अभी हमारे पास जो है फॉर दिस, इसके लिए आंसर हो जाएगा फॉर दिस सरफेस इलेक्ट्रॉन विल नॉट emitted as the energy of incident light is less than the work function of the surface, क्योंकि जो एनर्जी होगी हमारे पास इंसिडेंट लाइट की वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि वर्क फंक्शन जो है हमारे पास क्या है 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होगी वो हमें ज़्यादा होनी चाहिए किसके, वर्क फंक्शन के, तभी हमारे पास जो मेटल सरफेस जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल पाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ व्हेन placed in a medium of refractive index 1.25, is focal length positive or negative, what does it signify। मतलब क्या है, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जो ग्लास का बना हुआ है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ, उसकी जो न्यू फोकल लेंथ क्या होगी अगर हम व्हेन प्लेस द मीडियम, जब हम मीडियम को प्लेस कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25 है, क्या उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, व्हाट डज इट सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो जाएगा, गिवन है AUG, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, म्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर इज
f is equal to plus 20 centimeter. Refractive index of the given medium with respect to air is a mu m. A for air, m for medium. This is equal to 1.25. New focal length of the given convex lens when placed in a medium is f dash. जब हम उसको मीडियम में प्लेस करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ f डैश हो जाएगी. तो हमारे पास ये फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू a mu g माइनस 1 और यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2. ये इक्वेशन ए आ गई. फिर जब हमने उसको लेंस को मीडियम में प्लेस किया तो उसकी फोकल लेंथ 1/f डैश इज इक्वल टू m mu g माइनस 1/r1 प्लस 1/r2. ये इक्वेशन आ जाएगी v. अब हम कर देंगे डिवाइड a by b. we get f dash over f is equal to a mu g minus 1 over m u g minus 1. 1.5 भर देंगे इसकी जगह पे. 1.5 माइनस 1 इधर 1.2 आ जाएगा माइनस 1. 0.5 ओवर 0.2 दिस इज इक्वल टू 5/2. दिस इज इक्वल टू 2.5. सो f डैश जो न्यू फोकल लेंथ हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 2.5 टाइम ऑफ प्रीवियस फोकल लेंथ. और दिस इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 50 सेंटीमीटर आ जाएगा. एम यू जी किसके बारे आ जाएगा म्यू जी ओवर म्यू एम. दिस इज इक्वल टू 1.5 ओवर 1.25. दिस इज इक्वल टू 1.2. न्यू फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉजिटिव साइन ऑफ द फोकल लेंथ इज दैट गिवन कन्वेक्स लेंस स्टिल कन्वर्जिंग इन द गिवन मीडियम. क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट. नेम द EM waves, electromagnetic waves which are suitable for radar system used in aircraft navigation. Write the range of frequency of these waves. जो हमारे पास रेडार सिस्टम में वेव्स का यूज़ किया जाता है वो होती है हमारे पास माइक्रोवेव्स और उनकी रेंज होती है 10⁸ हर्ट्ज टू 10⁻11 हर्ट्ज के बीच में. B part. If the earth did not have atmosphere, would its average surface temperature be higher or lower than what it is now? Explain. If अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ना हो तो जो उसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर होगा वो हायर होगा या लोअर होगा जो कि अब प्रेजेंट उसका टेम्परेचर है. एक्सप्लेन. If the earth did not have atmosphere, then there would be absence of greenhouse effect of the atmosphere. Due to this reason, the temperature of the earth would be lower than what it is now. अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा? देयर इज अब्सेंस. वहाँ पे अब्सेंस होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसके कारण क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा अर्थ का वो लोअर हो जाएगा जो कि अब है उसकी बजाय. C part. And electromagnetic waves exert pressure on the surface on which it is incident. Justify. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उस सरफेस के ऊपर जहाँ पे वो इंसिडेंट होती है, उसको आपने जस्टिफाई करना है. तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं कैरिंग मोमेंटम विद इटसेल्फ एंड गिवन बाई P इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वेव ओवर स्पीड ऑफ वेव. दिस इज इक्वल टू U ओवर C. When it is incident upon a surface, it exerts pressure on it. Question number 11 का और part. A part. If the slit in Young's double slit experiment are identical, then intensity at any point on the screen may vary between 0 and 4 times to the intensity due to single slit. Justify the above statement through a relevant mathematical expression. सो इसके लिए आंसर हो जाएगा द टोटल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इज फाई इज गिवन वाई आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. Here I1 and I2 are the intensity of two individual surfaces which are equal. When phi is 0, I is equal to 4I1. When phi is equal to 90 degree, I is equal to 0. Thus intensity on the screen varies between 4I1 and 0. Second part. B. Draw the intensity distributions as function of phase angle when diffractions of light takes place through coherently illuminated single slit.
बी पार्ट का आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज फंक्शन ऑफ फेज एंगल व्हेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू करेंटली इल्यूमिनेटेड सिंगल स्लिट द इंटेंसिटी पैटर्न्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जो विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की होती है वो हमारे पास 2d लैम्बडा ओवर ए। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी, सेंटर के ऊपर मैक्सिमम, उसके बाद जो है डिक्रीज होती जाएगी, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट सेक्शन सी है और ये केस स्टडी का होगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे डायग्राम गिवन दी गई है, मिराज है और उसको हम बोलते हैं एन ऑप्टिकल इल्यूशन टू ए डिस्टेंट ऑब्जर्वर द लाइट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द ग्राउंड द ऑब्जर्वर naturally assume that light is being reflected from the ground, say by a pool of water near the tall object. Such inverted image of distinct tall objects cause an optical illusion to the observer. This type of mirage is especially common in hot desert. Based on the above fact, answer the following questions. मिराज के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, इस तरह से हमारे पास जो ये ट्री है इसकी इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, और ये किसके कारण होता है? दिस इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो हियर जो ये पैराग्राफ था इसके बेस जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है ए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट। कौन सा फिनोमेना जो है जिसके कारण मिराज फॉर्म होते हैं इन डेजर्ट में, तो वो हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगी। बी पार्ट में पूछा गया है डाइवर एट ए डेप्थ 12 मीटर इन साइड वाटर सीज द स्काई इन अ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। सो हियर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा W दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी, और साइन सी दिस इज इक्वल टू 1 ओवर दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर ए म्यू W। तो यहां पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगी, साइन इनवर्स 3 ओवर 4। सी पार्ट में इन एन ऑप्टिकल फाइबर इफ N1 and N2 आर द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर एंड cladding, then which among of the following would be the correct question? In this case, fourth option is correct, N1 greater than N2. The refractive index of the core should be greater than the refractive index of the cladding. D part है, a diamond is immersed in such a liquid which has its refractive index with respect to the air as greater than the refractive index of water with respect to air, then the critical angle of diamond liquid interface as compared to the critical angle of diamond water interface will, in this question fourth option is the correct, increases. E part, the following figure shows a cross sections of a light pipe made of a glass fiber of refractive index 1.68. The outer covering of the pipe is made up of a material of refractive index 1.44. What is the range of the angle of the incident ray with the axis of the pipe for the following phenomena to occur? We know that refractive index this is equal to 1 over sin C, and sin C this is equal to 1 over 1 to this is equal to 1.44 over 1.68। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8571 और C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8571 और दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री। सो हियर 0 less than I less than 60 degree. Second option is the correct,
0 लेस देन I लेस देन 60 डिग्री।